हाल ही में गवर्नमेंट ने परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स मिनिस्ट्रीज के साथ किए थे और अब उसके कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और कुछ एक 10 टॉप 10 मिनिस्ट्रीज वो भी जो है अनाउंस की हैं और इस चीज ने मीडिया में एक डिबेट जनरेट की है और उससे कुछ जिस टाइप की मीडिया में डिबेट हो रही है उससे कुछ मिसपरसेप्शंस भी क्रिएट हो रहे हैं और ये भी कुछ अंदाजा हो रहा है कि शायद लोगों को इसके बारे में, इसके मकासद में और इसके रिजल्ट्स के बारे में पूरी तरह से आगाही नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल राव साहब, ये मेंबर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, मेंबर प्राइम मिनिस्टर्स रिफॉर्म टीम। इनसे हम तफसील पूछते हैं कि ये परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स चीज क्या हैं और ये रिजल्ट ये किस तरीके से तैयार हुए, प्रोसेस क्या था, ये परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स डिजाइन कैसे हुए हैं। 2019 में 18-19 में इशरत हुसैन साहब के अंडर एक टास्क फोर्स बनी थी जिसके अंदर सिविल सर्विस रिफॉर्म्स का उनको टास्क जो है वो सौंपा गया था। उस सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की रिकमेंडेशंस में से एक चीज निकली थी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए तमाम पब्लिक सेक्टर इदारों के लिए। इशरत हुसैन साहब के रिकमेंडेशंस में से सितंबर में कैबिनेट से, क्योंकि ये पहले से ही चल रहा था आइडिया कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेहतर की जाए पब्लिक सेक्टर में और उसके लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आया जाए, तो वो सिस्टम इवॉल्व होता हुआ वो कैबिनेट से अप्रूव हुआ। कैबिनेट से सितंबर 2019 में ये अप्रूव हुआ। सितंबर 2019 के बाद जब ये अप्रूव हुआ तो हमने कोई 11 मिनिस्ट्रीज के साथ मिल के इसको पहले पायलट किया। इसका मकसद ये था कि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर के दरमियान एक एग्रीमेंट बनाया जाए ताकि मिनिस्टर्स जो हैं प्राइम मिनिस्टर से प्रॉमिस करें कि जी हमने ये चीजें डिलीवर करनी हैं अपनी मिनिस्ट्रीज में। तो ये वहां से जब बना भी तो इसके अंदर हमने सिर्फ मिनिस्टर्स के साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, जेएस, उन सारों को इन्वॉल्व किया इसके अंदर। हमने टेम्पलेट्स बनाए और उन टेम्पलेट्स वगैरह को बना के उसके अंदर हमने पहली जो 11 मिनिस्ट्रीज जो हम बता रहे हैं पायलट किया। वो जो पायलट था वो 2019-2020 में 11 मिनिस्ट्रीज के साथ पायलट किया गया। जो प्रॉमिस करते हैं प्राइम मिनिस्टर उनको डिलीवर करने के लिए ये एक टूल है ताकि एक तो एजेंडा पूरा सामने आ जाए मिनिस्टर्स के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने। देखिए सिस्टमैटिकली कोई एजेंडा नहीं सामने आ पाता। काफी दफा ये हमारे ब्यूरोक्रेसी का बड़ा एक इशू रह चुका हुआ है जिसको रिजॉल्व करने के लिए ये किया गया है कि अब आपके मिनिस्टर के पता है कि उसने ये 10 या 12 काम करने हैं अपनी मिनिस्ट्री के लिए। उसके अंदर सेक्रेटरी या टीम में आगे पीछे भी चेंज होते रहे, लेकिन जब नए भी सेक्रेटरी आते हैं तो उन्हें भी पता होता है कि हमने ये काम हैं जो मिनिस्ट्री हिस्टोरिकली या इस साल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रॉमिस किया है जो करने हैं। अच्छा जी बिलाल साहब, ये बताइएगा कि ये एग्रीमेंट्स जो है, टारगेट्स वगैरह आप लोगों ने उनको दिए थे, किसी टीम ने उनको दिए थे या उन्होंने खुद बनाए थे? जी, आपका बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दो किस्म की चीजें हो सकती थी जी इसके अंदर भी। एक तो तरीकेकार ये होता है, काफी सिस्टम्स के अंदर हमने देखा है कि टॉप डाउन अप्रोच अप्लाई की जाती है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या कहीं बाहर से कहा जाता है कि जी ऊपर से चीज को लेकर आया जाए, और दूसरी अप्रोच होती है बॉटम अप या मिनिस्ट्रीज खुद बताएं। इसके अंदर हमने इस अप्रोच को डेमोक्रेटिक रखने के लिए और इसके अंदर मिनिस्ट्रीज की, क्योंकि ये बड़ा डिफरेंट और इम्पोर्टेंट रिफॉर्म था इस गवर्नमेंट का, इसको करने के लिए फिर हमने कोशिश की कि ये बॉटम अप और इसके अंदर मिनिस्ट्रीज खुद बताएं हमें। तो पहला जो स्टेप इसके अंदर किया गया वो ये किया गया कि मिनिस्ट्रीज के साथ टेम्पलेट शेयर किया गया और उसके अंदर उनको बताया गया कि आप हमें बताएं कि आप लोगों ने अगले एक साल के अंदर क्या काम करने हैं। जब उन्होंने काम बताया उसके साथ साथ उसी के अंदर उनको बताया गया कि उन कामों को हर क्वार्टर के मुताबिक टारगेट्स की फॉर्म में लेकर आया जाए। वो जब उन्होंने बता दिया उसके बाद एक पीआरसी कमेटी बनी थी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन और अरबाब शहजाद साहब के अंडर, और उस कमेटी के डिफरेंट मेंबर्स भी थे। उस कमेटी ने फिर उसको रिव्यू किया उनके इनिशिएटिव्स को। तो उस इनिशिएटिव्स को जब उन्होंने रिव्यू किया तो मसलन अगर किसी मिनिस्ट्री ने कोई उनका मैंडेट है तो उस मैंडेट को पूरी तरह पूरा नहीं किया उन इनिशिएटिव्स के अंदर, तो वहां पर फिर उनको फीडबैक दिया गया। तो पहली चीज तो ये की गई कि मेक श्योर किया जाए कि मैंडेट जितना भी है मिनिस्ट्री का उस तमाम का तमाम रिफ्लेक्ट हो इस एग्रीमेंट के अंदर। दूसरी चीज जो की गई, उनके टारगेट्स को देखा गया कि क्या टारगेट्स क्वांटिफाइबल हैं, क्या उनको मेजर किया जा सकता है, और क्या सिर्फ क्योंकि कुछ इनिशिएटिव्स के प्रोसेस थे जैसे कि पीसी 1 बनाना, उधर से पैसे आना,
या कोई मीटिंग करना, लेकिन कुछ इनिशिएटिव्स वहां पे पुश किया गया कि इसके साथ साथ जब एक प्रोसेस हो जाएगा तो इसका आउटकम क्या होगा, उस चीजों को भी मद्देनजर रखा गया, जो कि पीआरसी क्योंकि काफी एक्सपीरियंस्ड लोग थे, एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, तो उन्होंने फिर पुश भी किया मिनिस्ट्रीज को कि इसका इम्पैक्ट भी देखा जाए कि सर्विस डिलीवरी पे क्या इम्पैक्ट है, अवाम पे क्या इम्पैक्ट है। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इनके टारगेट्स को इम्प्रूव किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने और इन मिनिस्टर्स ने फिर इसको साइन किया। जब एक दफा ये साइन हो गया, जिसके अंदर ओनरशिप मिनिस्ट्रीज की थी, फिर उसके साथ उस प्रोसेस को हमने ये किया कि हर क्वार्टरली उसका रिव्यू रखा गया, ताकि रूटीन्स एक बन जाए अराउंड दिस इनिशिएटिव। जो मसले मसाइल होते हैं गवर्नमेंट को, वो ये होते हैं कि एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ सिर्फ साइलोज में काम कर रही होती है। उसके अंदर हमने ये भी आइडेंटिफाई किया कि हर टारगेट के अंदर क्या डिपेंडेंसीज आ रही हैं। अगर हमने इस एक मिनिस्ट्री ने ये काम करवाना है तो उसको दूसरी मिनिस्ट्री से क्या चीजें रिक्वायर हैं। तो और दूसरी चीज ये साथ साथ ऑनलाइन था, तो उस मिनिस्ट्री को उसी वक्त लाइव पता चल जाता था। रिव्यू को सिर्फ ये नहीं रखा गया कि हम उनसे पूछेंगे जी क्या काम आप कर सके, क्या नहीं काम कर सके, आप लोगों के क्या रिएक्शन वगैरह है इन चीजों के ऊपर, साथ साथ बल्कि ये भी किया गया कि पीआरसी का मकसद था कि इस सारे काम को फैसिलिटेट भी करें। मसलन फैसिलिटेट से मुराद ये है कि उनके क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे मिनिस्ट्री को क्या क्या चीजें ये पीआरसी या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हेल्प कर सकता है। इम्प्रूव करने का मकसद ये था कि एक्चुअल मिनिस्ट्रीज जो हैं वो डिलीवर करें अवाम के लिए। मिनिस्ट्रीज जो है जो उन्होंने काम करना है वो उसको प्लान कर सकेंगी, उनकी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगी, अगर वो कहीं डिपेंडेंसीज हैं तो वो जो है एड्रेस हो सकेंगी। ये तीन एक एडवांटेजेस के अलावा आपको कोई इसके पीछे मकसद या फायदा नजर आता है? क्योंकि इसने कुछ कंट्रोवर्सी भी जनरेट की है। इसका बाय प्रोडक्ट एक रैंकिंग है जो कि की गई है, लेकिन इसका जो मेन मकसद और जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा से ही ये रहा है कि पब्लिक सेक्टर की जो गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव किया जाए। और यही चीज को हम लेकर आगे चल रहे हैं, और हमारा इसीलिए, और जो कंट्रोवर्सी भी आपको लग रही है वो हमारे लिए तो पॉजिटिव है कि इसके ऊपर बातचीत हो रही है परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स के ऊपर। पहली दफा है पाकिस्तान में कि बातचीत की जा रही है कि जी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने क्या डिलीवर किया है अवाम के लिए, या ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री ने क्या डिलीवर किया, या कम्युनिकेशंस ने क्या काम किए हैं। इससे पहले तो इन चीजों के ऊपर बातचीत ही नहीं होती थी, ना डिबेट होती थी। एक तो इसने डिबेट जनरेट की है इस सारी चीज ने, और साथ साथ फोकस किया है ब्यूरोक्रेसी को भी और मिनिस्टर्स को भी कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें और अवाम के सामने अपनी परफॉर्मेंस को बताएं। मीडिया में जैसे कुछ सुन रहा था तो कहा जा रहा था कि वो फलां कम्युनिकेशन मिनिस्ट्रीज का काम है रोड्स बनाना, सड़कें बनाना, और वो फलां मोटरवे या फलां रोड तो टूटी फूटी है, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन मिनिस्ट्रीज की जो है रैंकिंग नंबर 1 है। तो ये रैंकिंग आपने किसी बेंचमार्क के अगेंस्ट की है, कैसे की है? ताकि कुछ बताएं ताकि पब्लिक की कंफ्यूजन दूर हो सके। बार बार बताया गया है कि पहले जो था, पहले साल में जब हमने इसको इम्प्लीमेंट किया तो 50% के करीब तकरीबन कंप्लीशन रेट था टारगेट्स का। उसके बाद उसको इम्प्रूव करके इस दफा पहले क्वार्टर में 62% था और अब 79% इधर तक पहुंच चुका हुआ है। इसका मतलब है कि साथ साथ इम्प्रूवमेंट आती जा रही है और साथ साथ सिस्टम के अंदर भी बेहतरी आती जा रही है। जो हमारा पुश और पीआरसी का और विद इन मिनिस्ट्रीज भी हैं, वो इस चीज को ज्यादा बेहतर समझती जा रही है। वो भी अब आउटकम ओरिएंटेड टारगेट्स अपने लेकर आ रही हैं। तो ये तो समझना बड़ी जरूरी है। दूसरी चीज ये बड़ा समझना जरूरी है कि जो ये जितने भी टारगेट्स हैं, ये सारी चीजें मिनिस्ट्रीज ने खुद दिए हैं, खुद ओनरशिप उनकी लेकर आए हैं। साथ साथ उन्होंने जो बताया है, फॉर एग्जाम्पल 10 उन्होंने, जैसे अगर हम सड़कें ले हैं तो उन्होंने 10 सड़कें जो इंपॉर्टेंट सड़कें हैं उनके लिए उन्होंने वो बताए हैं। अगर उसके 10 सड़कों में से एक चीज खराब होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। बाकी 9 चीजें भी तो हैं जो उन्होंने की हैं, तो उनको भी ज़हन नशीन रखना चाहिए। एक चीज की वजह से आप तमाम के तमाम उस डिपार्टमेंट को या आप उस मिनिस्ट्री को खराब नहीं कह सकते। मसलन अगर मैं कम्युनिकेशन की ही एग्जांपल ले लूं तो कम्युनिकेशन ने, और अगर आप जीटी, जैसे लोगों का था कि जीटी रोड के अलावा भी काफी रोड्स हैं, उसके अलावा उनकी एक जो खारियां से रावलपिंडी तक की जो मोटरवे थी उसके लिए फिजिबिलिटी उन्होंने बनाना, उसकी वो सारी चीजें करना, वो भी साथ साथ शामिल थी। इसके अलावा उन्होंने रोड सेफ्टी की पॉलिसी एक अलहदा बनाई है, उसके ऊपर भी उन्होंने काम किया। फिर उन्होंने एक कोशिश ये भी कर रहे हैं साथ साथ
कि वो जितना भी डेटा है ऑन ड्राइविंग लाइसेंसेस उसको लेकर आ रहे हैं, फिर उसके साथ आउटकम के ऊपर भी इन्होंने काम कर रहे हैं कि जी हमने अपने एक्सीडेंट्स जो हैं इन रोड्स के ऊपर कम करने हैं। जब एक आउटकम उन्होंने इंडिकेटर अपना बना लिया, तो उसके साथ-साथ उनको पता है कि हाँ जी, हमने इसके लिए क्या-क्या काम करने हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी एनफोर्समेंट बेहतर करनी है। उसके अलावा उन्होंने अवाम जो है, उनको आगाही देनी है कि जी ट्रैफिक रूल्स क्या है, चीज़ें क्या हैं। फिर इसी तरह उन्होंने और चीज़ें लेकर आनी है। तो इन सारी चीज़ों के बाद फिर मिनिस्ट्री का ये नंबर आता है। इस तरह नहीं है कि एक चीज़ के ऊपर, मसलन मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। फेडरल जो एफबीआर है, यार की उनके कुछ कोई बात बहुत करनी ज़्यादा थी। टारगेट्स थे। उसमें से एक टारगेट था उनका जो उन्होंने अचीव किया हुआ है कि उन्होंने जो क्वार्टरली टारगेट्स थे और जो एनुअल रेवेन्यू टारगेट्स थे, वो उन्होंने अचीव किए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको एकदम पहले नंबर पर ले आएँ, या दूसरे नंबर पर ले आएँ, या तीसरे नंबर पर ले आएँ। उसके अलावा भी उनके काम हैं जो उन्होंने करने हैं। इस सारी पीआरसी का सिस्टमैटिकली उनके लिए इंडिकेटर्स बने हैं, टारगेट्स बने हैं, बेंचमार्क्स बने हैं। उसके मुताबिक कलेक्टिव उनकी देखी जाती है। उसके बाद ये फैसला किया जाता है कि, और बड़ा ही ऑब्जेक्टिव होता है कि कौन-सी मिनिस्ट्री किस, क्या उन्होंने कंप्लीशन रेट है उनका। ये कैबिनेट डिवीजन का जी। गैस लॉसेस से रिड्यूस करने से क्या ताल्लुक है? इसके अंदर जो कैबिनेट डिवीजन है ना, कैबिनेट डिवीजन के और तमाम मिनिस्ट्रीज के ना कुछ अटैच डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। मसलन जैसे मैं एग्जांपल ले लूं वाटर मिनिस्ट्री की, वाटर रिसोर्सेज जो है मिनिस्ट्री, उसके साथ साथ उसका इरसा भी उसके अंडर आता है, और साथ साथ वापडा भी उसके अंदर अंडर आता है, और साथ साथ उनके अपने भी होते हैं, कुछ और भी डिपार्टमेंट्स हैं, और अपना भी वो होता है। तो उसके मुताबिक वापडा के भी कुछ इंडिकेटर्स इसमें डाले गए हैं। इसी तरह जब कैबिनेट है, कैबिनेट का जो, अगर आप देखें कैबिनेट का, तो कैबिनेट के काफी ज्यादा रेगुलेटरी फंक्शंस वगैरह आए हुए हैं। मसलन नेपरा उनके साथ काम करता है, और इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो उनके अंडर काम करती है। तो उन अथॉरिटीज और उनकी वजह से, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वजह से कैबिनेट के साथ चीजें डाली गई हैं। फिर कुछ जगहों पे ऐसा भी किया गया है कि एक ही इनिशिएटिव 2-3 मिनिस्ट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो उन मिनिस्ट्रीज ने उस तरह भी वो टारगेट्स अपने लिए डाले हैं कि जी ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन साथ साथ दूसरी मिनिस्ट्री की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हमने उसके अंदर कोशिश की है कि एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बताई जाए, ताकि उस मिनिस्ट्री को पता हो कि ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मसलन अगर एक स्टेम के स्कूल्स के अंदर इंप्रूवमेंट करनी है, यानी कि स्टेम एजुकेशन लेकर आनी है, तो एजुकेशन का वो काम है, लेकिन साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी उसके ऊपर काम कर रही है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखा गया है इस सिस्टम के तो अंदर। स्टेम के बारे में ही कुछ बताइएगा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का टारगेट में शायद यह है कि जी जी इस्लामाबाद के 30 स्कूलों में जो है स्टेम इंट्रोड्यूस करना है। तो इस पे प्रोग्रेस जो है कुछ अंदाजा है किस टाइप की है? जी जी, मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर भी कर सकता हूँ। जो इसके अंदर स्टेम का था एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर, वो ये था कि जी स्टेम एजुकेशन का उन्होंने एक पायलट चलाना है 30 स्कूल्स के अंदर, 20 से 30 स्कूलों के अंदर इस्लामाबाद के अंदर। उस पायलट को उन्होंने बेहतर करना है, उसके करिकुलम जो स्टेम से रिलेटेड होंगी, तो उसके अंदर काफी इंटरवेंशन हैं स्टेम की। उनका काम था कि जी हमने 2 साल के अंदर अंदर तमाम कोई 20 से 30 स्कूलों के अंदर इस इंटरवेंशन को लेकर आना है, टीचर्स को ट्रेन करना है, इक्विपमेंट लेकर आना है, और साथ-साथ उसको देखने के कैसे इवॉल्व हो रहा है। और साथ-साथ उसका ये भी था कि उसका इम्पैक्ट भी देखने कि बच्चों की लर्निंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। पायलट इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी हुई है, 20 स्कूलों के अंदर ट्रेनिंग शुरू कर दी हुई है। अब उनका साथ-साथ काम ये चल रहा है कि वो इसकी इम्पैक्ट स्टडी भी करें कि जी इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या स्टेम की जो इंटरवेंशंस थी, क्या वो ठीक थी? क्या इस, और अगर हमने इस 30 स्कूल से, क्योंकि देखें जी पाकिस्तान में स्कूल तो बहुत ज़्यादा है, तो उनका फिर आगे के ये टारगेट्स हैं कि इसको किस तरह उन्होंने आगे लेकर जाना है, तमाम बाकी सूबों के अंदर कैसे रेप्लिकेट किया जाए इसी मॉडल को। जी। कॉमर्स मिनिस्ट्री का मसलन अगर हम देखें तो टारगेट है कि 31 बिलियन की जो है एक्सपोर्ट्स होंगी, और जी, जी। कॉमर्स मिनिस्ट्री की भी वो भी टॉप 10 में जो है मौजूद है। तो क्या ये समझा जा रहा है कि ये टारगेट अचीव हो जाएगा? मैं कॉमर्स का थोड़ा-सा बताता हूँ। तो ये बड़ा सिम्प्लिफिकेशन होगी कि हम कहें कि जी कॉमर्स ने अपने एक्सपोर्ट टारगेट्स पूरे कर लिए हैं, तो इसकी वजह से टॉप 10 में आ जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, तो इसके अंदर उनके कॉमर्स के टारगेट्स भी हैं, सॉरी एक्सपोर्ट के टारगेट्स भी हैं, जो कि इनका मेजर हाई इम्पैक्ट टारगेट्स के अंदर आ रहा है। लेकिन उसके साथ-साथ उनके और भी टारगेट्स हैं, जिसकी बुनियाद पे ही वो टॉप 10 के अंदर आए हैं। मसलन ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक इनिशिएटिव या एक टारगेट को कर लिया जाए। इसके अंदर
उनको एज अ टीम मेजॉरिटी ऑफ दीज इनिशिएटिव्स को कंप्लीट और टारगेट्स को अचीव करेंगे तब वो टॉप 10 के अंदर आएंगे। जी अच्छा जी, राव साहब, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का एक टारगेट है कि उन्होंने 3 टियर स्ट्रक्चर जो है फेडरल गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस कराना है, जी जी शायद फेडरल गवर्नमेंट का, सूबे का, फिर तहसील वगैरह का। तो इस पे कुछ काम हुआ है? वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, 3 टियर सिस्टम के ऊपर। उसके अंदर वो डिफरेंट पायलट्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो देखेंगे कि कौन सी जो चीज है, मतलब 3 टियर सिस्टम, जैसे क्या सेक्रेटरी एएस जेएस वाला सिस्टम बेहतर है, सेक्रेटरी जेएस या एसओ वाला सिस्टम बेहतर है। तो 2-3 किस्म के कॉम्बिनेशन वो चला रहे हैं, पायलट करेंगे मिनिस्ट्रीज के अंदर, फिर वो देखेंगे कि कौन सा सिस्टम बेहतर है। लेकिन प्रिंसिपली उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि 3 टियर सिस्टम हमने लेकर आना है। हाँ, अगर उनको नजर आएगा कि 5 टियर और 3 टियर सिस्टम, 5 टियर सिस्टम बेहतर था कंपेयर टू 3 टियर सिस्टम, फिर वो उसके मुताबिक उसके अंदर चेंजेस लेकर आएंगे कि मे बी 5 टियर सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। जो कारोबार करने वाले लोग हैं, कारोबार में काफी सारी उनको रुकावटें और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक टारगेट ये है कि उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है फरोग देना है। तो जी जी, इस सिलसिले में कुछ काम हुआ है? ये तो ऊपर हेडलाइन है, इसके अंदर और बड़े अंदर चीजें होंगी कि जी हमने क्या करना है, क्या ड्यूरेशन कम करनी है, किस तरह लोग आएंगे, इसी तरह और भी अगर आप देखें, फाइनलाइज द B2B पोर्टल फॉर ऑनलाइन इंटरेक्शन बिटवीन लोकल एंड फॉरेन कंपनीज। इन सारी चीजों का अगर आप फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर वो पाकिस्तान सिंगल विंडो लेकर आएंगे, ड्यूटी एग्जम्पशन वगैरह। तो अगर आप देखें, 6 इनके इनिशिएटिव्स हैं जो कि 2021-2022 में हैं, इसी तरह 12 इनिशिएटिव्स हैं जो कि 2022-2023 में। इन तमाम इनिशिएटिव्स का ओवरऑल मकसद ही ये है कि किस तरह बिजनेसेस को और इन्वेस्टमेंट को लेकर आया जाए और बिजनेसेस के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि उनके लिए बिजनेस करने में आसानी हो। वाटर मिनिस्ट्री के 2 काम एक्चुअली इंपॉर्टेंट हैं, एक तो उनका पॉलिसी साइड का काम और दूसरा उनका इम्प्लीमेंटेशन साइड का काम, जिसके अंदर वो डैम्स वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट उनके बनती हैं चीजें, जो उनके डिफरेंट वापदा के थ्रू चीजें कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म साइड पर है, जिसका पॉलिसी रिफॉर्म्स कहेंगे, उसके अंदर एक तो है नेशनल वाटर पॉलिसी। आपको पता है नेशनल वाटर पॉलिसी बनी थी 2017-18 में, और वो अप्रूव भी हुई थी, तमाम प्रोविंसेस का कंसेंसस भी है। उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे लेके आना, उसका फ्रेमवर्क बनाना, ताकि मेक श्योर किया जाए कि जो टारगेट्स और इंडिकेटर्स उसके अंदर हैं वो तमाम सूबों के साथ मिल के इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके ऊपर इन्होंने काम कर रहे हैं नेशनल वाटर पॉलिसी के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने एक यूनिट बनाया हुआ है। और अब आगे काम यही चल रहा है कि तमाम प्रोविंसेस के साथ मिल के इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आईबी आईएस सिस्टम, जिसको इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम कहा जा रहा है, ऑटोमेटेड सेलेक्टेड की साइट्स पे डिस्चार्ज मॉनिटरिंग की जाए, जिसे टेलीमेट्री कहते हैं, तो वो एक काम ये लोग कर रहे हैं। अब दूसरी साइड इनकी देखी जाए तो वो है डैम्स के ऊपर, ये बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जिसके अंदर वापदा ज्यादा काम लेके जा रहे हैं। तो इसके अंदर ज्यादा जो बड़ा काम है वो अगर आप देखें तो दयामीर भाषा डैम का है, जिसका इन्होंने कहा है कि कंप्लीशन डेट तो 2029 है, लेकिन साथ साथ उसकी जो रिवर डाइवर्जन कैनाल्स हैं वो बन जाएंगे और 20% काम इसका मुकम्मल हो जाएगा 2023 के जून में। इसके अंदर इनके भी माइलस्टोन्स बने हुए हैं हर क्वार्टर के और टारगेट्स, जिसको हर बार रिव्यू किया जाता है पीआरसी के अंदर। इसी तरह अगर हम दूसरा देख लें, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2014-15 से चल रहा है, 13-14-15 में इसका चल रहा था। 2018 में जब ये आया, 19 में आया, जब हमने इसको परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स को लेकर आए, तो हमें अंदाजा हुआ, मिनिस्ट्री ने बताया कि जी इसमें जो सबसे बड़ा हर्डल है, जिसके अंदर फिजिकल प्रोग्रेस ही नहीं जिसकी वजह से हो सकी थी दासू डैम की, वो ये था कि जी इसकी लैंड एक्विजिशन ही नहीं हो पाई थी। तकरीबन 600 या 700 एकड़ लैंड एक्वायर हुई थी, जिसकी वजह से मेन काम नहीं हो पा रहा था। फिर वाटर मिनिस्ट्री ने इसके अपने टारगेट्स बनाए वापडा के साथ मिलके कि जी हम लैंड एक्वायर किस तरह करेंगे, और उसके साथ मेन वर्क्स का। तो अभी मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि बिकॉज ऑफ दिस परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स उनके टारगेट्स बने, जिसके अंदर उन्होंने डिपेंडेंसी डाली केपी गवर्नमेंट में, और अब इन्होंने जो मेजर 4,000-5,000 एकड़ की जो जमीन थी वो एक्वायर कर चुके हुए हैं, और इसका मेजर फिजिकल प्रोग्रेस हो चुकी हुई है। और इसके अंदर जो मेजर माइलस्टोन है रिवर डाइवर्जन, वो भी अगले साल इसका हो जाएगा, जिसके बाद ये ऑन ट्रैक होगा दासू डैम। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो डिलीवर हो रही हैं, उसके पीछे एक सिस्टम काम कर रहा है, जिसके अंदर इन मिनिस्ट्रीज ने हार्ड वर्क के साथ बता रहे हैं कि जी हमने इस क्वार्टर में ये चीज अचीव करनी है, ताकि ओवरऑल 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर हम इस मकाम तक पहुंचेंगे। जैसे एफबीआर का है,
एफबीआर के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर एफबीआर का रेवेन्यू डिवीजन जो है, इसके अंदर ज्यादा काम तो ये है फैसिलिटेशन भी हो टैक्स पेयर्स को, क्योंकि सिर्फ एक ये तो मकसद नहीं है कि सिर्फ टैक्स लेना है, लेकिन उसके साथ साथ टैक्स पेयर को फैसिलिटेशन हो और डायरेक्ट टैक्सेशन ज्यादा इंक्रीज हो। तो अभी मुझे बता, इस दफा जैसे उन्होंने जो किया, इस दफा उन्होंने क्वार्टरली टारगेट्स अपने पूरे किए हुए थे, उसके अलावा उन्होंने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुगर इंडस्ट्री के अंदर और टोबैको के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया, जिसकी वजह से टैक्स एवेशन बहुत ज्यादा कम होगी। इनके तो तकरीबन 12 इनिशिएटिव्स हैं जो कि इस साल खत्म हो रहे हैं, 20 हैं जो अगले साल खत्म हो रहे हैं, रनिंग इनिशिएटिव्स हैं। जैसे रनिंग इनिशिएटिव के अंदर है कि जो टैक्स की अपील्स आती हैं वो इन्होंने मेक श्योर करना है कि उसको डिस्पोज ऑफ जल्दी जल्दी करें और उसकी क्वालिटी भी मैयर करें, ताकि ये देखा जा सके कि ये सही तरह से काम करें। तो इस तरह की तमाम चीजें इसके इन एग्रीमेंट्स के अंदर हैं। तो मेरी व्यूअर से और जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे यही होगा कि वो इसको एक दफा जरूर पढ़ें, इसके ऊपर जो फीडबैक है वो भी दें, क्योंकि हमारा मकसद इसको इम्प्रूव करना है ताकि जो फीडबैक मिले इससे सिस्टम को जितना बेहतर किया जा सकता है उतना बेहतर किया जा सके। थैंक यू। शुक्रिया बिलाल राव साहब, हमें तफसील से चंद मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस बताने का और जो है परफॉर्मेंस एग्रीमेंट के मकासद और उसके फवायद बताने का। कि ये जो परफॉर्मेंस आपके सामने मिनिस्ट्रीज की आ रही है, ये कुछ एग्रीमेंट्स के हवाले से आ रही है। पहले उनके टारगेट्स एस्टेब्लिश किए गए और अब उन टारगेट्स के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस 3 महीने की परफॉर्मेंस देखी जा रही है। पूरे 3 सालों वगैरह की परफॉर्मेंस नहीं देखी जा रही, 3 महीने की परफॉर्मेंस जो है देखी जा रही है। इसके बहुत से फवायद हैं, जैसे कि राव साहब ने बताया कि ये मिनिस्ट्रीज को पुश करेगा। काम अगर एक्स ने करना है तो वो वाई पे डिपेंडेंट है, तो अब वो जो वाई पे डिपेंडेंसी है वो कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगी, हर मिनिस्ट्री की रियल टाइम में परफॉर्मेंस जो है देखी जा सकती है। उम्मीद है कि ये जो परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स हैं ये गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में जो है मदद देंगे और ये पॉडकास्ट जो है आपको परफॉर्मेंस जो रिलीज हो रही है आजकल में उसको एनालाइज करने में जो है, उसको एनालिसिस करने में आपको जो है मददगार साबित हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज।